ready? Are you ready? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम जीओसी के जेईई मेंस 2022 में आए सारे पीवाईक्यू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द गिवन कंपाउंड इज। यहाँ पे आपको एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर गिवन है और आपसे इस कंपाउंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के बारे में पूछा है। देखो, आपको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब पता है? अगर मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब बताऊँ ना, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब आपके पास वो सेंटर होता है जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। ये क्या होता है आपके पास? सेंटर एट विच न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक। जिस सेंटर के ऊपर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है उसे हम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहते हैं। ठीक है, अगर आप इस मॉलिक्यूल में बहुत ही ध्यान से देखोगे तो आपको ये वाले पोर्शन को देखना है और आपको ये वाले पोर्शन को देखना है। देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा CH2CN का, बहुत ही ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए कि यहाँ पे आपके पास जो साइनाइड होता है वो काम करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, क्योंकि ये -I दिखाता है। सही बात है? आपको पता है ना, आपका साइनाइड -I दिखाता है। वैसे तो आपका साइनाइड -M भी दिखाता है, लेकिन आपको पता है मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाने के लिए कॉन्जुगेशन चाहिए। कॉन्जुगेशन अभी है नहीं, तो हम बोलेंगे साइनाइड हमारा -I दिखाता है। साइनाइड हमारा -I दिखाता है, इसका मतलब क्या है? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा। कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक कर सकता है, इसीलिए ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में काउंट होगा। और अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है ग्रिग्नार्ड का, तो वहाँ मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था इसके बारे में। ठीक है, ये बहुत ही फेमस सिस्टम होता है। ये सिस्टम आपके पास बहुत फेमस होता है क्योंकि इस सिस्टम के ऊपर न्यूक्लियोफाइल दो तरह से अटैक कर सकता है। एक तो आपको पता है, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकता है। ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। जब न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट अटैक। लेकिन यहाँ पे एक और तरह का अटैक पॉसिबल है कि आपका न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बन पे अटैक करे, ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो और ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के इसके ऊपर आए। इस टाइप के अटैक को बोलते हैं कॉन्जुगेट अटैक। तो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब होता है वो सेंटर जहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल हमारे यहाँ पे 3 जगह अटैक कर सकता है। कौन से? उसको अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँ ना, एक तो देखो इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर कर सकता है, एक इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर कर सकता है, एक इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर कर सकता है। तो यहाँ पे आपके पास 3 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। यहाँ पे आपको 4 बेस का स्ट्रक्चर गिवन है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखो, ब्रॉन्स्टेड बेस का आपके पास मतलब क्या होता है ना, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, बेस आपके पास वो होता है जो कि आपके क्या कर सकता है? H+ को एक्सेप्ट कर सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी आपका एसिड कौन होता है जो कि H+ को डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है
कि जो हम लोग को यहाँ पे गिवन बेस है इसमें से हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्ज स्टेट बेस कौन होगा। देखो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्ज स्टेट बेस कौन होगा, ब्रॉन्ज स्टेट बेस का मतलब होता है वो स्पीशी जो कि आपके आसानी से H+ को एक्सेप्ट कर सकता है। ब्रॉन्ज स्टेट बेस का मतलब क्या होता है, वो स्पीशी जो कि आपके आसानी से H+ को एक्सेप्ट कर सकता है। जब मैं यहाँ पे बात करूँगा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्ज स्टेट बेस के बारे में, तो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्ज स्टेट बेस वही होगा जो कि H+ को मोस्ट इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, मोस्ट इजीली एक्सेप्ट H+। अब H+ को आसानी से एक्सेप्ट कौन कर पाएगा। देखो यहाँ पे थीम क्या होगा आपके पास, कि आपके पास बेस होगा, बेस के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। वैसे भी आपको दिख रहा है यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन बेस है, तो इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होगा। यहाँ पे H+ होगा, तो होगा क्या ना, बेस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को डोनेट करेगा और यहाँ पे बेस और H+ के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि बेस ने H+ को इलेक्ट्रॉन दिए, इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। अब क्योंकि बेस ने अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा कुछ कहानी होगा, ठीक है। तो जितना आसानी से ये लोन पेयर का डोनेशन हो पाएगा ना, उतने आसानी से आपका H+ एक्सेप्ट हो पाएगा। तो आपको देखना है यहाँ पे आसानी से लोन पेयर को डोनेट कौन करेगा। इन शॉर्ट यहाँ पे आपको कंपेयर करना है बेसिसिटी ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। और मैंने आपको बोला था कभी भी आपको कंपेयर करना हो बेसिसिटी ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। बहुत आसान काम है। वैसे तो ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला होता है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। जितना ज़्यादा आपका लोन पेयर नाइट्रोजन एटम पे अवेलेबल होगा, उतना ज़्यादा हम कहेंगे वो बेसिक है। दूसरा होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म्ड आफ्टर द डोनेशन ऑफ लोन पेयर। जब आप लोन पेयर को डोनेट कर दोगे, उसके बाद जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, उतना ज़्यादा कंपाउंड बेसिक कहलाएगा, है ना, उतना ज़्यादा नाइट्रोजन बेस बेसिक कहलाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म्ड आफ्टर डोनेशन ऑफ लोन पेयर। लेकिन मेनली आपका पहले वाले फैक्टर से काम बन जाता है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, एक चीज़ देखो, अगर आप यहाँ पे सी को देखोगे तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये आपका डीलोकलाइज्ड है। सी वाले केस में जो आपका लोन पेयर है वो आपका डीलोकलाइज्ड है। और डीलोकलाइज किस में है, डीलोकलाइज्ड इन रेजोनेंस विथ पाई बॉन्ड। और आपको एक सिंपल चीज़ पता है ना, मैंने आपको बताया था कि देखो जब आपका लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाएगा तो वो नाइट्रोजन पे अवेलेबल नहीं रहेगा, तो वहाँ पे लोन पेयर का डोनेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन जब आपका लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा, एक जगह पे रुका हुआ होगा, तब उसका डोनेशन आसान होगा। तो एक चीज़ तो दिमाग में सेट कर लो कि आपका लोकलाइज्ड लोन पेयर बेटर होता है एज कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो आपका सी वाला केस है इसमें आपके पास डीलोकलाइज लोन पेयर है, लेकिन बाकी सभी केस में आपके पास लोकलाइज लोन पेयर है। इसका मतलब सबसे खराब बेस आपका ऑप्शन सी है। और आपसे पूछा है सबसे अच्छा बेस, तो ऑप्शन सी तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी सबसे खराब क्यों है, क्योंकि उसमें डीलोकलाइज लोन पेयर है, तो उसमें लोन पेयर नाइट्रोजन एटम के ऊपर अवेलेबल ही नहीं है फॉर डोनेशन। अब आपको बाकी तीनों में कंपेयर करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आपका 3 डिग्री अमीन है, ये आपका 2 डिग्री अमीन है, और ये आपका क्विनोक्लिडीन है ना। अब देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके पास कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था ये टॉपिक। देखो हमारे पास एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है कॉम्पैक्ट बेस वर्सेस नॉन कॉम्पैक्ट बेस का। तो मैंने आपको बताया था, याद रखने, कि जो आपका कॉम्पैक्ट बेस होता है ना, वो आपका ज़्यादा बेसिक होता है एज कंपेयर टू नॉन कॉम्पैक्ट बेस। जैसे यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में देखोगे, आपके पास 2 डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमीन है, ये जो आपके पास है ये आपके पास आ जाएगा नॉन कॉम्पैक्ट बेस में। लेकिन वो जो आपके पास स्ट्रक्चर है क्विनोक्लिडीन, वो आपके पास आ जाएगा कॉम्पैक्ट बेस में। देखो होगा क्या ना, आप एक चीज़ समझो
एक होता है कि नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर अवेलेबल है, एक होता है कि नाइट्रोजन एटम लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर पा रहा है। आप समझो ये जो आपके नॉन कॉम्पैक्ट बेस होते हैं ना, इसमें आपको देखने में लगता है कि नाइट्रोजन एटम के ऊपर काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब आपका नाइट्रोजन एटम अपने लोन पेयर को, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने जाएगा, तो जो सराउंडिंग एल्काइल ग्रुप है काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन कॉज करेंगे। लेकिन देखो क्योंकि आपका क्विनोक्लिडिन क्या होता है, कॉम्पैक्ट बेस, तो यहाँ पे जो सराउंडिंग एल्काइल ग्रुप है वो आपके रिंग में बंधे हुए हैं। तो जब आपके पास ये वाले केस में नाइट्रोजन के ऊपर का लोन पेयर का डोनेशन होगा, वो आपका आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इस केस में आपके सराउंडिंग एल्काइल ग्रुप रिंग में बंधे हुए हैं। इसीलिए आप क्या देखोगे, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए जो आपके कॉम्पैक्ट बेस होते हैं वो आपके ज़्यादा बेसिक होता है एज कम्पेयर टू द नॉन कॉम्पैक्ट बेस, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्विनोक्लिडिन कॉम्पैक्ट बेस होता है, बाकी सब नॉन कॉम्पैक्ट बेस होते हैं। तो आपका कॉम्पैक्ट बेस होगा मोस्ट बेसिक अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड। तो सबसे ज़्यादा बेसिक आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका कॉम्पैक्ट बेस है। लेकिन बाकी आपके नॉन कॉम्पैक्ट बेस है, ये सारे बॉन्ड्स आपके घूमते रहते हैं, जिस वजह से नाइट्रोजन के ऊपर के लोन पेयर का डोनेशन को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपके पास कंपाउंड्स गिवन है, लिस्ट 2 में आपके पास कंपाउंड का नाम गिवन है। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास पायरो कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन प्लेनर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दूं। देखो हमारे पास ना साइक्लिक कंपाउंड दो टाइप का हो सकता है, एक होता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है ना, जब आपके पास रिंग में कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा उसे बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और जो आपके पास नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड होते हैं विदाउट हेट्रो एटम उसे बोलेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर आप यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखोगे, आपके पास एक ऑप्शन है नॉन प्लेनर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब आपको रिंग में हेट्रो एटम चाहिए। ऑप्शन बी में रिंग में हेट्रो एटम नहीं है, ऑप्शन सी में रिंग में हेट्रो एटम नहीं है, ऑप्शन डी में रिंग में हेट्रो एटम है, ऑप्शन ए में रिंग में हेट्रो एटम है। आपका 3 का करेक्ट मैच या तो ए होगा या तो डी होगा। अब कैसे डिसाइड करेंगे आपका 3 का करेक्ट मैच ए होगा कि डी होगा? यहाँ पे एक वर्ड है नॉन प्लेनर। देखो आपको एक चीज समझ आना चाहिए कि जो भी कार्बन आपका डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन से क्या होता है, ये आपका प्लेनर बन जाता है। लेकिन अगर आपका कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है, उस केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन बन जाता है sp3, और ये आपका नॉन प्लेनर कंपाउंड बन जाएगा। है कि नहीं? बात समझ आ रहा है? तो क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, आपके पास एक वर्ड है नॉन प्लेनर, तो अगर आपका कार्बन डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा, वो वाला आपका जो स्ट्रक्चर होगा, वाला जो आपका कंपाउंड होगा, वो प्लेनर होगा। अगर आपका कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड में ही इन्वॉल्व है, तो आपका कंपाउंड या स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर हो जाएगा। आप देखोगे ऑप्शन डी में जो कंपाउंड है उसमें हमारा कार्बन डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये सब हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये हमारे पास प्लेनर बन जाएगा। लेकिन ऑप्शन ए में देखो कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब ये वाला कंपाउंड हमारा नॉन प्लेनर बन जाएगा। तो ऑप्शन 3 में लिखा है नॉन प्लेनर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसका मतलब आपका ए का करेक्ट मैच ऑप्शन 3 है। ठीक है, आगे देखो आपके पास यहाँ पे क्या लिखा है, स्पाइरो कंपाउंड बाईसाइक्लो कंपाउंड। सुनो, देखो स्पाइरो कंपाउंड का मतलब क्या है? स्पाइरो कंपाउंड का मतलब होता है जब आपका दो रिंग के बीच में एक एटम कॉमन हो, उसे हम स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं। और जब आपके पास दो रिंग के बीच में दो एटम कॉमन हो, उसे हम बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, ये सारा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, ऑप्शन बी में देखो दो रिंग के बीच में दो एटम कॉमन है, इसे बोलेंगे बाईसाइक्लो, इसका मतलब ये आपका 4 का करेक्ट मैच होगा। ऑप्शन सी में दो रिंग के बीच में एक एटम कॉमन है, इसे बोलेंगे स्पाइरो, तो ये आपका करेक्ट मैच होगा 1 का।
अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड जिसके पास अरोमा होता है उसका बहुत सारा कंडीशन होता है। आपका सिस्टम साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, उसमें लूपी रेजोनेंस काम करना चाहिए, वो आपका हक्कल 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखोगे, ये जो आपका कंपाउंड होता है इसका नाम क्या होता है जानते हो? इसका नाम होता है फ्यूरान। ठीक है, तो ये आपका फ्यूरान है। सबसे पहली बात, क्या ये साइक्लिक है? साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है? प्लेनर है। क्या ये कॉन्जुगेटेड है? हाँ जी कॉन्जुगेटेड है। और क्या इसमें लूपी रेजोनेंस काम कर रहा है? हाँ जी कर रहा है। अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? देखो आपको पता है जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है उसको भी पाई इलेक्ट्रॉन में गिनना पड़ता है, और आपका एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, उसके करस्पॉन्डिंग हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। ठीक है, तो देखो एक तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड का मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक लोन पेयर है जो कि आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं हम कॉन्ट्रीब्यूशन। टोटल आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आपका कंपाउंड जो है वो आपका हक्कल 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपके पास ऑप्शन डी का करेक्ट मैच आ जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अमंग द फॉलोइंग मार्क्ड प्रोटॉन ऑफ विच कंपाउंड शोज लोएस्ट पीके वैल्यू। देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। सबसे पहली बात एक चीज़ समझ लो कि कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आपका पीके और आपका एसिडिटी का लेम भाषा में कह सकते हैं इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर आपको चाहिए लोएस्ट पीके तो कौन से कंपाउंड का पीके वैल्यू लोएस्ट होगा? जिस कंपाउंड का एसिडिटी मैक्सिमम होगा। है कि नहीं मुझे बताओ। आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, तो अगर हमें पीके मिनिमम चाहिए वो तभी होगा जब हमारा एसिडिटी मैक्सिमम होगा। तो हमें चाहिए गिवन कंपाउंड में से कौन से कंपाउंड का एसिडिटी मैक्सिमम है। कभी भी आपको चेक करना हो एसिडिटी, एक ही कॉन्सेप्ट है, जो आपका एसिडिटी होता है वो आपका प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस के। जितना ज़्यादा आपका बनने वाला कंजुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ज़्यादा हम कहते हैं हमारा कंपाउंड एसिडिक है। इतना सही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कंजुगेट बेस कैसे बनेगा? एसिड में से अगर आप H+ को निकालोगे, ये जो स्पीशी आपके पास बनता है इसी को हम कहते हैं कंजुगेट बेस। ये बनने वाला कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा आपका कंपाउंड एसिडिक होगा। ठीक है, अगर आप पहले वाले केस में देखो, देखो मैंने आपको दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मानो आपके पास कंपाउंड कुछ ऐसा है ना, अगर आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पे आपका हाईलाइट कर रखा है कौन से प्रोटॉन के एसिडिटी के बारे में कमेंट करना है। देखो मैंने आपको बोला था नॉर्मली आपका हेट्रो एटम से जुड़ा प्रोटॉन एसिडिक होता है, लेकिन अगर आपको एग्जामिनर मेंशन कर देता है तो आपको उसी प्रोटॉन का एसिडिटी को कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया आपको इस प्रोटॉन के एसिडिटी को कंपेयर करना है, तो आप इसी में से H+ को निकालोगे तो आपके पास करस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस जो कि कार बनाए ना ऐसा बनेगा। ठीक है, ये आपका पहले केस में बन रहा है। ऐसे ही आप सारे केस का देखो तो ऑप्शन बी में हमारे पास क्या होगा, देखो इसको अगर निकालोगे तो ठीक है, और यहाँ पे देखो हमारे पास ऑप्शन डी में क्या होगा, मैं आपको डायरेक्टली दिखा दे रहा हूँ निकालने के बाद जो बनेगा, क्योंकि जगह कम है। जब आप इस वाले हाइड्रोजन को निकालोगे, कौन सा वाला हाइड्रोजन, जब आप ये वाले हाइड्रोजन को निकालोगे तो आपके पास ऐसा कुछ बनेगा कंजुगेट बेस जो कि आपका कार्बनाइन होगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में कुछ ऐसा बनेगा। देखो जगह कम है फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप ना राइटिंग को इग्नोर करना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना बस।
अब आप बहुत ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे समझ आ रहा है, आपको चेक करना है कार्बन आयन का स्टेबिलिटी, जो कि आपका कंजुगेट बेस है। जिस केस में आपके कार्बन आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उस केस में आपका करस्पॉन्डिंग एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। देखो यहाँ पे भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, यहाँ पे भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, यहाँ पे भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, यहाँ पे भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, अगर आप ए और बी को देखोगे तो ये एक ही साइड से रेजोनेंस कर पाएगा, लेकिन अगर आप सी और डी को देखोगे तो इसको दो दो साइड से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन का मौका मिलेगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? या आप ऐसा भी कह सकते हो कि आपका ए और बी में कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव है उससे हाइड्रोजन जुड़ा है, जो कि कोई खास इफेक्ट नहीं दिखा रहा है। लेकिन सी एंड डी में जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव है उससे जुड़ा है फिनाइल रिंग, जो कि यहाँ पे -m दिखा रहा है, और -m एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट होता है, तो इससे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। या आप ऐसा समझ लो कि आपका सी और डी में दो दो साइड से रेजोनेंस मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो एक बात तो पक्का है कि आपका सी और डी कंपाउंड कलेक्टिवली ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ए एंड बी। हम लोग को चाहिए मोस्ट स्टेबल, तो हम लोग को सी और डी में कंपेयर करना पड़ेगा। अब देखो सी और डी में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमारे पास मिथाइल है सी में, यहाँ पे OH है डी में। देखो चक्कर क्या है, समझो बहुत ध्यान से। ये जो आपका मिथाइल है ना, ये जो आपका मिथाइल है क्या कर सकता है, ये जो आपका यहाँ पे मिथाइल है ये आपका +I दिखा सकता है, ये आपका +H दिखा सकता है। यहाँ पे आपके पास +I और +H में ज़्यादा डोमिनेटिंग +H है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ +H, और यहाँ पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ +M। अब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ना, समझो हो क्या रहा है। मैं आपको जो चीज़ समझाना चाहता हूँ वो ये है कि आप देखो ये जो आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो रहा है, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज सी और डी में कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो रहा है, उसको एक काउंटर इफेक्ट मिल रहा है थ्रू दीज ग्रुप्स। कहने का मतलब क्या है, देखो अभी देखो हमारे पास, अगर मैं सी की बात करता हूँ तो नेगेटिव चार्ज हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन मिथाइल क्या करेगा ना, ये जो आपके नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस है विद द कार्बोनिल ग्रुप, इस रेजोनेंस को एक काउंटर इफेक्ट देगा। कैसे कि अगर आप देखो मिथाइल क्या बोलेगा कि नेगेटिव चार्ज तुम्हारा बहुत हो गया, अब मेरे हाइड्रोजन को भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने का मौका दो, तो यहाँ से काउंटर रेजोनेंस ऑफर होगा। सेम यहाँ पे क्या होगा, OH क्या बोलेगा कि नेगेटिव चार्ज तुम्हारा बहुत हो गया, मेरे लोन पेयर को भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में जाने का मौका दो। तो यहाँ पे दोनों केस में काउंटर रेजोनेंस ऑफर हो रहा है। और ये काउंटर रेजोनेंस क्या कर रहा है, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन था, जो नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस था, उसको कम कर रहा है। जिस केस में काउंटर रेजोनेंस ज़्यादा होगा, जिस केस में काउंटर रेजोनेंस ज़्यादा होगा उस केस में नेगेटिव चार्ज कम डीलोकलाइज हो पाएगा। और अगर आपका नेगेटिव चार्ज कम डीलोकलाइज हो पाएगा तो नेगेटिव चार्ज के डीलोकलाइजेशन की वजह से स्टेबिलिटी आ रहा था, अगर आपका नेगेटिव चार्ज कम डीलोकलाइज हो पाएगा तो आपका नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल बन पाएगा। इन शॉर्ट मेरा मतलब क्या है, जिस केस में आपका काउंटर रेजोनेंस ज़्यादा होगा उस केस में नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी कम होगा। अब देखो ऑप्शन सी में हमारे पास काउंटर रेजोनेंस है बिकॉज ऑफ +H, ऑप्शन डी में हमारे पास काउंटर रेजोनेंस है बिकॉज ऑफ +M। आप बताओ ज़्यादा डोमिनेटिंग कौन होता है, आपको पता है ना, रेजोनेंस देन हाइपर देन इंडक्टिव। रेजोनेंस मेसोमेरिक एक ही इफेक्ट होता है, तो आपका मेसोमेरिक ज़्यादा डोमिनेटिंग एज कम्पेयर टू हाइपर, इसीलिए आपका ऑप्शन डी में ज़्यादा काउंटर रेजोनेंस है। क्योंकि आपका ऑप्शन डी में काउंटर रेजोनेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कंपैरेटिवली कम डीलोकलाइज हो पाएगा। लेकिन क्योंकि ऑप्शन सी में आपका काउंटर रेजोनेंस कम है तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डीलोकलाइज हो पाएगा। तो आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन, सबसे ज़्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस सी है, और जितना ज़्यादा स्टेबल आपका कंजुगेट बेस होगा उतना ज़्यादा कंपाउंड आपका एसिडिक होगा। तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि आपसे पूछा है लोएस्ट pK वैल्यू, जिसका मतलब होता है मोस्ट एसिडिक। आप कंफ्यूज मत होना कि आपके पास ऑप्शन डी में एसिड है फिर भी ये कम एसिडिक क्यों हो गया। देखो लॉजिक क्या है ना, आप समझो, अगर यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे हाईलाइट करके नहीं देता, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हाईलाइट करके नहीं देता तो बाय डिफॉल्ट हम क्या करते, बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे
एसिड वाले केस में एसिड के हाइड्रोजन का एसिडिटी को कंपेयर करते, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, इन्होंने प्रोटॉन को जानबूझ के हाईलाइट करके दिया है, जानबूझ के बताया कि आपको इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन का एसिडिटी को कंपेयर करना है। जब इन्होंने प्रोटॉन को हाईलाइट किया है तो हमें उसी प्रोटॉन की एसिडिटी को कंपेयर करना है। मैंने आपको समझाया भी था लेक्चर में कि कंफ्यूज नहीं होना। बहुत बार हम लोग ऐसे कह देते हैं कि ये कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है, वो कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है। असलियत में क्या होता है ना, असलियत में एसिडिटी कभी भी कंपाउंड का नहीं निकलता, एसिडिटी हमेशा प्रोटॉन का निकलता है। मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरी बात को ध्यान सुनना, एसिडिटी कभी भी कंपाउंड का नहीं निकलता, एसिडिटी हमेशा एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन का निकलता है, एक पर्टिकुलर प्रोटॉन का निकलता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस जगह से आपका प्रोटॉन या H+ आसानी से निकल जाए वो वाला आपका पर्टिकुलर हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक कहलाता है। ठीक है, अगर आपने लेक्चर को फॉलो किया है मेरे ख्याल से आप मेरे बात को समझ पा रहे होंगे। क्योंकि टाइम कम है, हम इसके ऊपर और ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन क्या बोल रहा है, 6 एन्युलिन, 8 एन्युलिन एंड सिस 10 एन्युलिन आर रिस्पेक्टिवली एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक एंड एरोमेटिक। रीजन क्या बोल रहा है, प्लेनैरिटी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, देखो नॉर्मली मैं क्वेश्चन का बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना हम ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल्ड PYQ चाहिए ना, तो वैसे तो आपको JEE मेंस 2023 का PYQ और बाकी ईयर्स का PYQ मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा, और आपको मेरे चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जिसके पास अरोमा होता है। अरोमा का मतलब होता है गुड स्मेल। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा किस कंपाउंड के पास अरोमा है, किसके पास नहीं है? मैं कंपाउंड को सूंघ तो सकता नहीं, तो मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया। आप एक काम करो, कंडीशन को चेक कर लो। आप बोलोगे कौन सा कंडीशन? मैं बोलूँगा कंपाउंड आपका साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड आपका प्लेनर होना चाहिए। आप बोलोगे साइक्लिक, चलो मैं देख के बता दूंगा। मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा कंपाउंड प्लेनर है, कौन सा कंपाउंड प्लेनर नहीं है? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, आपका जिस सिस्टम में कंजुगेशन अवेलेबल होगा और 8 कार्बन से कम का होगा वो आपका जनरली प्लेनर होता है। ठीक है, साथ में आपका कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा आप चाहोगे वहां पे हक्कल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई हो, ठीक है, फॉलो हो। इसका मतलब जो आपका कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो, या तो वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या तो वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या तो वो 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या तो वो 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, एंड सो ऑन। ठीक है, ये बात समझ आ गई। देखो रीजन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्लेनैरिटी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। मैंने आपको बोला अगर कोई भी सिस्टम को एरोमेटिक बनना है उसका प्लेनर होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये बात सही है, खाली आपको असर्शन को चेक करना है। अब देखो अगर मैं 6 एन्युलिन की बात करूं, देखो एन्युलिन का मतलब क्या होता है, अगर मैं एक लाइन बताऊं, ये आपके पास क्या होता है, कंजुगेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। और इसका जो आपके पास जनरल फॉर्मूला होता है CnHn होता है, मैंने आपको पढ़ाया है सीरीज में। देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो ध्यान से। जैसे देखो 6 एन्युलिन बेसिकली आपके पास होता क्या है, 6 एन्युलिन का बेसिकली आपके पास मतलब होता है बेंजीन। हमें देखना है कि बेंजीन हमारा एरोमेटिक है कि नहीं। कैसे देखेंगे, देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, देखो 3 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हक्कल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, जो आपके पास 8 एन्युलिन है, ये आपका बहुत फेमस कंपाउंड है, इसका नाम होता है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन।
आपको दिख रहा है, मैंने आपको बोला था प्लेनैरिटी के वक्त कि आपका 8 कार्बन से कम का कंजुगेटेड सिस्टम प्लेनर होता है। आप देखो इसमें 8 कार्बन आ गए, ये आपका नॉन प्लेनर हो जाता है। और जैसे ही आपका कंपाउंड नॉन प्लेनर हो जाएगा, आंख बंद करके बोल देना है नॉन एरोमेटिक। कभी भी आपके पास ए साइक्लिक सिस्टम हो, कभी भी आपके पास नॉट कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, कभी भी आपके पास नॉन प्लेनर सिस्टम हो, आग बंद करके बोल देना नॉन एरोमेटिक। एक्चुअली होता क्या है ना, ये आपका टब लाइक शेप में एग्जिस्ट करता है। इसका ना असली स्ट्रक्चर आपके पास कुछ ऐसा होता है, ये आपका टब लाइक शेप में एग्जिस्ट करता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये टब लाइक शेप में एग्जिस्ट करता है, जगह नहीं लिख देता हूं मैं, टब लाइक शेप। आगे देखो, अगर मैं बात करूंगा 10 एनुलिन के सिस फॉर्म की। अब देखो ये ना बहुत ही चालाक है। चालाक क्यों? इन्होंने लिखा क्या है, सिस 10 एनुलिन, लेकिन ये जो इन्होंने स्ट्रक्चर बना के दिया है, क्या ये 10 एनुलिन का सिस फॉर्म है? नहीं। आप बोलोगे मुझे कैसे पता, मैं बोलूंगा ध्यान से देखो, इन्होंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन को ऐसे दिखाया है ना। अब देखो ये पाई बॉन्ड है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा ऐसे होगा। आप देखो ये जो दोनों हाइड्रोजन आपके पास है पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, सेम साइड पे है कि अपोजिट साइड पे? देखो ना, अगर आप यहाँ पे ऐसे एक लाइन टानोगे तो आप देखोगे ये वाला हाइड्रोजन इस लाइन के इस तरफ है, ये वाला हाइड्रोजन लाइन के उस तरफ है। इसका मतलब अपोजिट साइड है, इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्म दे रखा है। चालाकी देख रहे हो, बात कर रहे हैं सिस फॉर्म की, बना रखा है ट्रांसफॉर्म। बात कर रहे हैं सिस फॉर्म की, बना रखा है ट्रांसफॉर्म। इसलिए नजरों का धोखा नहीं होना चाहिए, नजरों का धोखा नहीं होना चाहिए। अब देखो आपका सिस फॉर्म ऑफ 10 एनुलिन कैसे बनेगा। हालांकि फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्म ऑफ 10 एनुलिन भी क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है बिकॉज ऑफ ट्रांस एनुलर रिपल्शन। ये जो आपको दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं इनके बीच में रिपल्शन काम करता है, इस वजह से ये नॉन प्लेनर हो जाता है, ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। अगर आप चाहते हो ये एरोमेटिक बने तो आपको इसमें छोटे ग्रुप्स का ब्रिज लगाना पड़ेगा, इसको प्लेनर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो अगर हम बात करें सिस फॉर्म ऑफ 10 एनुलिन के बारे में, सिस फॉर्म कैसे बनेगा, कुछ नहीं, 10 मेंबर का रिंग बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबको ज्वाइन करो बस। क्योंकि आपको पता है मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होता है एनुलिन सिस्टम, एक ही साइकिल बनेगा। और आप यहाँ पे इसको बनाना है कॉन्जुगेटेड, इसका मतलब क्या करोगे, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड लगाओगे। यहाँ पाई बॉन्ड यहाँ नहीं, 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 यहाँ पाई बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे देखोगे पाई बॉन्ड के अबाउट दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, इसका मतलब ये सिस फॉर्म हो रहा है। अब आप खुद सोचो ना, जब आपका 8 कार्बन का मोनोसाइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम ही नॉन प्लेनर बन गया और टब लाइक शेप में एग्जिस्ट किया, क्या आपको लगता है कि 8 कार्बन से बड़ा सिस्टम प्लेनर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, ये भी आपका नॉन प्लेनर हो जाएगा। और जैसे ही नॉन प्लेनर होगा आप बोलोगे नॉन एरोमेटिक। समझ आया? तो यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना तो आपका 6 एनुलिन हो जाएगा एरोमेटिक, 8 एनुलिन हो जाएगा नॉन एरोमेटिक बिकॉज ऑफ नॉन प्लेनारिटी, साथ ही सिस फॉर्म ऑफ 10 एनुलिन हो जाएगा नॉन एरोमेटिक बिकॉज ऑफ नॉन प्लेनारिटी। तो आपका 8 एनुलिन भी होगा नॉन एरोमेटिक, 10 एनुलिन का सिस फॉर्म भी होगा नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे बोला है 6 एनुलिन एरोमेटिक है, सही बात है। यहाँ पे बोला है 8 एनुलिन नॉन एरोमेटिक है, सही बात है। यहाँ पे बोला है सिस फॉर्म ऑफ 10 एनुलिन एरोमेटिक है, गलत बात है। ये भी आपका नॉन एरोमेटिक होता है, इसका मतलब ये गलत है। असर्शन गलत है, रीजन सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज द आंसर। देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। यहाँ पे आपको 4 कंपाउंड गिवन है, पूछा है कौन एरोमेटिक नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन, मैंने आपको अभी बताया। देखो ये आपको गिवन है ट्रांसफॉर्म ऑफ 10 एनुलिन सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन काम करता है, इसको बोलते हैं ट्रांस एन्युलर रिपल्शन, जो इसको नॉन प्लेनर बना देता है, ठीक है। जैसे नॉन प्लेनर बन जाएगा नॉन एरोमेटिक। आपसे पूछा है कौन एरोमेटिक नहीं है, ऑप्शन सी इज द आंसर। इसका मतलब बाकी सब एरोमेटिक है, चेक कर लेते, सही बात है कि नहीं। एक को देखोगे साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, ठीक है। ये आपके पास साइक्लिक सिस्टम है, ये बात आपको दिख रही है। प्लेनर कैसे चेक करेंगे,
मैंने आपको बोला था कि 8 कार्बन से कम का कंजुगेटेड सिस्टम आपके पास प्लेनर होता है। अगर गिनना है कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। कभी भी आपके पास लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे तो आपको उसको पाई इलेक्ट्रॉन में गिनना होता है, और आपको नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर के करस्पॉन्डिंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन मानने होते हैं, क्योंकि जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है ये एक कंप्लीट पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, 2 पाई बॉन्ड, इसका मतलब क्या हुआ, एक पाई बॉन्ड में होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग भी कंट्रीब्यूशन 2 पाई इलेक्ट्रॉन का गिनेंगे, टोटल हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हक्कल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा। इसके एरोमेटिसिटी के पीछे चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, इसको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक। अब अगर आप बी में आओगे, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, आप यहाँ पे देखो रेजोनेंस काम कर रहा है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 1 पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब फॉलो करेगा हक्कल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को, ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। इसके एरोमेटिसिटी के पीछे चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, इसको बोलेंगे क्वासी एरोमेटिक। ये जो आपके पास है बेंजीनॉइड कंपाउंड है, देखो बेंजीनॉइड कंपाउंड का मतलब है कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंजीन कोर। जिस भी कंपाउंड में आपके पास बेंजीन कोर दिख जाए, आंख बंद करके बोल देना एरोमेटिक है। यहाँ मुझे बेंजीन कोर दिख गया, मैं बोल दूंगा एरोमेटिक है। तो ये तीनों हमारे पास एरोमेटिक है, ये हमारे पास एरोमेटिक नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को कंपाउंड्स को अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में। ठीक है, इसका देखो एक तरीका क्या है, वही कि आप एसिड में H+ को निकाल लो, कंजुगेट बेस बनाओ, कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी को कंपेयर करो, वो तरीका आपके पास है। नहीं तो देखो मैंने आपको सब्सटीट्यूटेड फिनॉल के लिए शॉर्टकट बताया था, ध्यान रखना, जो भी आपका इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप होता है ना, या जो भी आपका इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग इफेक्ट होता है, वो आपके एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखो जब आप इसका कंजुगेट बेस बनाओगे वो आपके पास फिन ऑक्साइड आयन आएगा, और फिन ऑक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप बढ़ा देगा। तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो जो आपका इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप होगा इस केस में, वो आपके एसिडिटी को बढ़ा देगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डाल दिया तो वो क्या करेगा, फिन ऑक्साइड आयन जो कि इसका कंजुगेट बेस होगा उसकी स्टेबिलिटी को घटा देगा, तो वो यहाँ पे एसिडिटी को घटा देगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा फिनॉल विद एन इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप, उसके बाद होगा नॉर्मल फिनॉल, सबसे कम एसिडिक होगा फिनॉल विद एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं सब बना के दिखा देता हूं। ये आपके पास ए है पैरा नाइट्रोफिनॉल, बी में आपके पास है मेटा नाइट्रोफिनॉल। आपको पता है ना मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे OCH3 है, और डी में देखो आपके पैरा पोजीशन पे OCH3 है। राइटिंग को इग्नोर करना। देखो देखो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आपको पता होगा जो आपका नाइट्रो ग्रुप होता है वो आपका -M दिखाता है, -I दिखाता है। जो आपका OCH3 ग्रुप होता है वो आपका +M दिखाता है, -I दिखाता है। और आपका मेसोमेरिक और इंडक्टिव में ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है मेसोमेरिक, तो आप बोलोगे ये आपका दिखा रहा है -M, ये आपका दिखा रहा है +M। ठीक है, देखो नाइट्रो है पैरा पोजिशन पे, आप बोलोगे दिखा रहा है -M। नाइट्रो है मेटा पोजिशन पे मेसोमेरिक काम नहीं करेगा, आप बोलोगे दिखा रहे हैं -I। OCH3 है मेटा पोजिशन पे हमारा मेसोमेरिक काम नहीं करेगा, आप बोलोगे दिखा रहे हैं -I। OCH3 है पैरा पोजिशन पे, आप बोलोगे दिखा रहा है +M। अब देखो -M है ना, -M क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग इफेक्ट, इसका मतलब काम करेगा इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप का। -I क्या होता है इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग इफेक्ट, का मतलब काम करेगा इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप का। -I क्या होता है इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग इफेक्ट, इसका मतलब काम करेगा इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप का। +M क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, इसका मतलब काम करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का। जब भी आप फिनॉल में कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाओगे उसका एसिडिटी काफ़ी डिक्रीज करेगा, इसका मतलब सबसे कम एसिडिक आपके पास डी हो जाएगा। अब देखो ABC तीनों में आपके पास इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप है, आपको चेक करना है ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग इफेक्ट कहाँ पे है।
आपको दिख रहा है ए में आपके इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग इफेक्ट के पीछे का रीजन मेसोमेरिक है, और बी और सी में आपके इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग इफेक्ट के पीछे का रीजन इंडक्टिव है। आपको पता है मेसोमेरिक ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव, इसका मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग इफेक्ट है ए में, इसका मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा ए। अगर आपको बी और सी में कंपेयर करना है, आपको कंपेयर करना पड़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट को, क्योंकि बी में भी माइनस आई है और सी में भी माइनस आई है। कभी भी आपको कंपेयर करना हो इंडक्टिव इफेक्ट को, कभी भी आपको कंपेयर करना हो इंडक्टिव इफेक्ट को, आप यहाँ पे डीएनपी रूल का इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले देखो डिस्टेंस, उसके बाद देखो नंबर, उसके बाद देखो पावर। अब देखो डिस्टेंस किससे देखोगे, आपको पता है बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे आपका फिन ऑक्साइड आयन बनेगा, है ना। तो डिस्टेंस आपको इससे देखना है। देखो ये आपका 2 कार्बन दूर है और ये भी आपका 2 कार्बन दूर है ना, डिस्टेंस सेम है। उसके बाद देखो नंबर, यहाँ पे भी एक ग्रुप है, यहाँ पे भी एक ग्रुप है, नंबर सेम है। फिर देखो पावर। अब देखो आपको यहाँ पे कंपेयर करना है माइनस आई के बीच में। आपको पता है जब भी कंपेयर करना हो माइनस आई के बीच में या फिर इंडक्टिव के बीच में, आप लगाओगे डीएनपी रूल। आपने देख लिया डिस्टेंस सेम है, आपने देख लिया नंबर सेम है, अब आप चेक करोगे पावर को, है ना। अब देखो आपको देखना पड़ेगा कि आपका नाइट्रो ज़्यादा अच्छा माइनस आई दिखाता है या फिर आपका OCH3 ज़्यादा अच्छा माइनस आई दिखाता है। जब आप ऑर्डर चेक करोगे आपको पता चलेगा। तो आपको पता है कि आपके नाइट्रो ग्रुप का माइनस आई ज़्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू OCH3 ग्रुप का माइनस आई, क्योंकि आपका नाइट्रो ग्रुप का माइनस आई ज़्यादा पावरफुल है। इसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग इफेक्ट आपके पास बी में है एज कम्पेयर टू सी, क्योंकि बी में आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग इफेक्ट है एज कम्पेयर टू सी। तो जब आपके पास इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, आपके कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक कहलाएगा, इसीलिए आपका बी वाला कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू सी। तो आपके पास एसिडिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, मोस्ट एसिडिक ए था, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद डी आएगा। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकटाइन इज मोस्ट स्टेबल। यहाँ पे आपको कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आपके पास कार्बोकटाइन है, उसके ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाए जो कि प्लस एम दिखाता है या फिर प्लस एस दिखाता है या फिर प्लस आई दिखाता है, तो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर आपके पास कार्बोकटाइन है, उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप लगाए जो कि माइनस एम दिखाता है, माइनस एस दिखाता है, माइनस आई दिखाता है, तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। बात समझ आ रहा है, इतना सा कॉन्सेप्ट है। और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है बैक बॉन्डिंग, उसके बाद होता है क्वासी एरोमेटिसिटी, उसके बाद होता है नॉर्मल एरोमेटिसिटी, उसके बाद होता है रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक, उसके बाद होता है हाइपर, उसके बाद होता है इंडक्टिव। यह आपके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। अब क्वेश्चन के ऊपर आता है, खाली आपको ग्रुप का इफेक्ट देखना है। एक चीज़ देखो, अगर आप यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखो, सबसे पहले आप कॉमन फैक्टर को ऑब्जर्व करो। देखो यहाँ पे भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, यहाँ पे भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, यहाँ पे भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, यहाँ पे भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। और ये जो आपका OCH3 ग्रुप है, ये आपका प्लस एम दिखाता है, ये आपका माइनस आई दिखाता है। ज़्यादा डोमिनेटिंग आपका प्लस एम होता है, ठीक है। लेकिन देखो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपका OCH3 प्लस एम से कार्बोकटाइन को स्टेबलाइज कब करेगा। सुनो, अगर आपके पास सिचुएशन ऐसा है कि मानो यहाँ पे आपका OCH3 है और जिस कार्बन से ये जुड़ा है उसके ऊपर पॉजिटिव है, इस केस में आपका OCH3 कार्बोकटाइन को स्टेबलाइज कर देगा बैक बॉन्डिंग से। या फिर ऐसा केस है कि आपके पास OCH3 है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, उसके बाद आपके पास कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे आपका ये जो OCH3 है वो आपका कंजुगेशन में है विद द पॉजिटिव चार्ज वाया पाई बॉन्ड। उस केस में क्या होगा, ये नेगेटिव अंदर आएगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा। उस केस में हम बोलेंगे यहाँ पे OCH3 ने पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर दिया यूजिंग एक्सटेंडेड कंजुगेशन। इन दो केस में ही स्टेबलाइज कर पाएगा।
अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ए में, तो देखो आपका OCH3 पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, आपका पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है, लेकिन आपका OCH3 और पॉजिटिव चार्ज डायरेक्ट कंजुगेशन में नहीं है। अगर हम चाहते हैं पॉजिटिव चार्ज को OCH3 के प्लस एम इफेक्ट के वजह से स्टेबिलिटी मिले, वो तभी मिलेगा जब हमारा OCH3 और पॉजिटिव चार्ज आपस में कंजुगेशन में हो, जो कि यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब OCH3 यहाँ पे प्लस एम से कार्बोकटाइन को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, ये केवल माइनस आई दिखाएगा और माइनस आई से कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी घटेगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो OCH3 है, उसके बाद दिख रहा है 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए। ये 2 सिग्मा बॉन्ड आने से क्या हुआ ना, कंजुगेशन ब्रेक हो गया। समझो ध्यान से, ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ये पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, ये जो आपका OCH3 है इस वाले पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, लेकिन ये वाला OCH3 और ये वाला पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर मानिए OCH3 यहाँ पे होता, उस केस में आप बोलते कि ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये पाई बॉन्ड, ये पॉजिटिव, तीनों कंजुगेशन में है, उस केस में ये प्लस एम से स्टेबलाइज हो पाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये प्लस एम से कार्बोकटाइन को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि कंजुगेशन में ही नहीं है। भाई मेसोमेरिक तो तभी काम करेगा जब कंजुगेशन होगा, अगर कंजुगेशन ही नहीं, मेसोमेरिक का क्या मतलब? और आप एक चीज समझो, मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का लोन पेयर कंजुगेशन में है ही नहीं। ऑक्सीजन का लोन पेयर ए में भी कंजुगेशन में है, ऑक्सीजन का लोन पेयर बी में भी कंजुगेशन में, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए हमारे ऑक्सीजन का लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में आए, जो कि ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है। ए में आपके ऑक्सीजन का लोन पेयर इस वाले पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, बी में आपके ऑक्सीजन का लोन पेयर इस वाले पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में। तो यहाँ पे भी माइनस आई दिखाएगा, स्टेबिलिटी घटाएगा। ठीक है, अगर आप सी में देखोगे, अब देखो ये इंटरेस्टिंग है, जैसे मैंने आपको बताया, देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है। अब आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता चलेगा कब ऑक्सीजन का लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है, कब नहीं है? मैं बोलूँगा बहुत आसान काम है। कभी भी आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड एक साथ आए, कंजुगेशन ब्रेक हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ध्यान से देखना, अगर आप देखोगे ए वाले में 2 सिग्मा बॉन्ड एक साथ आ रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कंजुगेशन ब्रेक हो रहा है। 2 सिग्मा बॉन्ड एक साथ आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में कंजुगेशन ब्रेक हो रहा है। यहाँ देखो 2 सिग्मा बॉन्ड एक साथ नहीं आ रहा है, इसका मतलब सब कंजुगेशन में। यहाँ पे क्या होगा, देखो जैसे ही लोन पेयर अंदर आएगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये प्लस एम दिखा रहा है, और यहाँ पे भी देखो 2 सिग्मा बॉन्ड एक साथ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है? प्लस एम दिखा रहा है। ये अंदर आएगा, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, और कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो आपको पता है कि देखो माइनस आई काम करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट का स्टेबिलिटी को घटाएगा, प्लस एम काम करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट का स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो आपको पता है ज्यादा स्टेबल आपका होगा सी एंड डी एज कंपेयर टू ए एंड बी। लेकिन सी एंड डी में ज्यादा स्टेबल कौन? देखो सी में भी प्लस एम है, डी में भी प्लस एम है, सी में भी कंजुगेशन है, डी में भी कंजुगेशन है। जहां पे ज्यादा लंबा कंजुगेशन वहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी। ज्यादा लंबा कंजुगेशन डी में है, आपका मोस्ट स्टेबल डी है। सबसे ज्यादा स्टेबल डी क्योंकि सबसे लंबा कंजुगेशन है, उसके बाद सी क्योंकि कंजुगेशन कम है लेकिन यहाँ पे भी प्लस एम है। अब ए और बी में स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? देखो आपके पास ए और बी दोनों में काम कर रहे हैं माइनस आई, जो कि स्टेबिलिटी को घटा दे रहा है। आपको देखना पड़ेगा ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ पे घट रहा है, तो आपको इंडक्टिव को कंपेयर करना पड़ेगा। कभी भी कंपेयर करना है इंडक्टिव को, लगेगा डीएनपी रूल। सबसे पहले देखोगे डिस्टेंस, देखो OCH3 यहाँ पे माइनस आई दिखा रहा है ना, तो OCH3 और पॉजिटिव चार्ज के बीच में 1 कार्बन का डिस्टेंस है ए में, OCH3 और पॉजिटिव चार्ज के बीच में 2 कार्बन का डिस्टेंस है बी में। क्योंकि आपका ग्रुप और पॉजिटिव चार्ज में डिस्टेंस ज्यादा है तो इंडक्टिव कम लगेगा, इसका मतलब माइनस आई कम होगा बी में एज कंपेयर टू ए। अगर बी में माइनस आई कम है तो स्टेबिलिटी कम घटाएगा, ए में माइनस आई ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा घटाएगा। इसका मतलब बी ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू ए। तो आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी, और सबसे कम स्टेबल ए। हालांकि आपसे पूछा है मोस्ट स्टेबल, ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे बोला है कौन सा आपका गिवन स्ट्रक्चर एरोमेटिक है नेचर में। ठीक है, आपको पता है एरोमेटिक होने के लिए कॉन्जुगेशन बहुत जरूरी है।
यहाँ पे आपको दिख रहा है सी में अगर आप देखोगे 2 सिग्मा बॉन्ड एक साथ आ गया, जैसे ही 2 सिग्मा बॉन्ड एक साथ आता है कंजुगेशन ब्रेक होता है, ठीक है। अगर आप ए में देखोगे साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे देखो 2 पाई बॉन्ड, इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन गिनना है। तो आपका 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका मतलब ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, रेजोनेंस काम कर रहा है, ठीक है। आपको गिनना है पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका एरोमेटिक हो जाएगा। अगर आप डी में देखोगे साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, लेकिन अगर आप यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन गिनोगे 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आपको नेगेटिव चार्ज का कंट्रीब्यूशन भी लेना है। नेगेटिव चार्ज के करस्पॉन्डिंग गिनोगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज का कंट्रीब्यूशन होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसका मतलब ये हक्कल 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये आपका एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। आपसे पूछा है कौन सा एरोमेटिक होगा, तो आपका केवल ए और बी एरोमेटिक है, जो आपको ऑप्शन बी में गिवन है। यहां आते हैं, आपसे बोला है मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, आपको पता है क्वासी एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद एरोमेटिक स्टेबल है, उसके बाद आपका नॉन एरोमेटिक स्टेबल है, सबसे कम आपका एंटी एरोमेटिक स्टेबल है। तो आप एक चीज देखो, डी में आपका 2 सिग्मा बॉन्ड एक साथ आ गया, इसका मतलब नॉट कॉन्जुगेटेड, जैसे ही दिखा नॉट कॉन्जुगेटेड बोल दिया नॉन एरोमेटिक। अगर आप बी में देखोगे साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 पाई बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और आपका इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी गिनेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर के करस्पॉन्डिंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 1 पाई बॉन्ड से 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर से 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल यहाँ पे आ गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने से ये हक्कल 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, और यहाँ पे देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है दिख रहा है, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड मतलब यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये फॉलो कर रहा है हक्कल 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को, ये भी आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और यहाँ देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, 1 पाई बॉन्ड, इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब फॉलो कर रहा है हक्कल 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को, तो ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा। इसके एरोमेटिसिटी के पीछे चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, ये आपका क्वासी एरोमेटिक हो जाएगा, जो कि आपका मोस्ट स्टेबल होता है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकटायन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। आपको इतना पता है ना कि आपके कार्बोकटायन को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबलाइज करता है और इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप अनस्टेबल बनाता है, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, काम बन जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ना आपको इफेक्ट्स दिखना है, बहुत ही फेमस थीम है ये, और मेंस में काफ़ी आसानी से आता है ये। आप एक चीज़ देखो, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे। देखो यहाँ पे ना आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को देखना है। देखो यहाँ पे ना ए में आपके पास कोई खास इफेक्ट नहीं है, बी में आपके पास ना बैक बॉन्डिंग है। अब ना बच्चे बैक बॉन्डिंग को पहचान नहीं पाते, ध्यान रखना, कभी भी आपके पास डोनर एक्सेप्टर आसपास हो, कभी भी आपके पास डोनर एक्सेप्टर आसपास हो, आजू बाजू हो, तब आपका बैक बॉन्डिंग काम करता है और ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा इसको। लेकिन देखो जैसे ही आपका डोनर और एक्सेप्टर दूर हो जाए, जैसे यहाँ पे एक कार्बन बीच में आ रहा है, दूर हो गई है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाएगा, या मैं कह सकता हूँ ऑपरेट ही नहीं करेगा। उस केस में क्या होगा, आपको पता है कि आपका ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे -I काम करेगा, और -I इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग इफेक्ट है, जो कि क्या करेगा, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को घटा देगा। जबकि आपका बैक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, ये आपके कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग काफ़ी पावरफुल होता है, ये इसको ऑक्टेट कंप्लीट कटायन बना सकता है। तो देखो आपको पता है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, बी, क्योंकि उसमें बैक बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। उसके बाद आएगा ए, क्योंकि उसमें कोई इफेक्ट नहीं है। सबसे लास्ट में आएगा सी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग इफेक्ट है, जो कि कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को घटा देगा, जितना पहले था उससे ज़्यादा घटा देगा। तो आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ए सी, जो कि आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में।
अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जुकेटेड डाइकेटोन। आपसे पूछा है इनमें से कौन से गिवन स्ट्रक्चर में आपके पास कॉन्जुगेटेड डाइकेटोन है। इसका मतलब क्या हुआ, आप चाहते हो दोनों कीटोन ग्रुप आपस में कंजुगेशन में हो, आप चाहते हो दोनों कीटोन ग्रुप आपस में कंजुगेशन में हो। तो देखो मैंने आपको इस पर्टिकुलर थीम को देखने का काफी अच्छा शॉर्टकट बता दिया। देखो सिंपल सा कहानी है, अगर आपके पास यहाँ पे ग्रुप G1 है, अगर आपके पास यहाँ पे ग्रुप G2 है, और आप चाहते हो कि ये जो आपका ग्रुप G1 है और ये जो आपका ग्रुप G2 है ये आपस में कंजुगेशन में हो, इसको देखने का बहुत ही आसान सा तरीका है। कभी भी आपके पास ग्रुप G1 ग्रुप G2 इनके बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड एक साथ आ गया, कभी भी आपके पास ग्रुप G1 ग्रुप G2 इनके बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड एक साथ आ गया, इसका मतलब कंजुगेशन ब्रेक हो जाएगा। बस बाकी आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर लो। ये देखो पहला कीटो ग्रुप, ये देखो दूसरा कीटो ग्रुप, 2 सिग्मा बॉन्ड बीच में आ गया, कंजुगेशन ब्रेक हो गया, आंसर नहीं है। ये देखो पहला कीटो ग्रुप, दूसरा कीटो ग्रुप, 2 सिग्मा बॉन्ड बीच में आ गया, कंजुगेशन ब्रेक हो गया, आंसर नहीं है। पहला कीटो ग्रुप, दूसरा कीटो ग्रुप, 2 सिग्मा बॉन्ड बीच में आ गया, कंजुगेशन ब्रेक हो गया, आंसर नहीं है। पहला कीटो ग्रुप, दूसरा कीटो ग्रुप, आप देखो कहीं पर भी आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड एक साथ नहीं आ रहा। आप बोलोगे देखो यहाँ पे आ रहा है, मैं बोलूंगा मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं कहता हूं कि जिन 2 ग्रुप्स के बीच में कंजुगेशन देखना है, उन 2 ग्रुप्स के बीच में कहीं पर 2 सिग्मा बॉन्ड साथ में आ रहा है कि नहीं वो देखो। यहाँ पे देखो कीटो ग्रुप रहा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर एक और कीटो ग्रुप। तो 2 कीटो ग्रुप के बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड एक साथ नहीं आया, इसका मतलब ये कंजुगेटेड है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे जो कि हमारे पास जीओसी से आए थे जेईई मेंस 2022 में। देखो मैंने क्वेश्चंस को काफ़ी तेज़ी से एक्सप्लेन किया है। नॉर्मली मेरे चैनल पे सीरीज चलता है कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन का, जहाँ पे मैं पीवाईक्यू से रिलेटेड एक एक कॉन्सेप्ट को आराम से समझाता हूँ, काफ़ी डिटेल में समझाता हूँ, है ना। तो देखो मैंने ना जीओसी के जेईई मेंस के 2023 के पीवाईक्यू ऑलरेडी अपने चैनल पे कवर कर लिए है। मैं आपको बोलूँगा इस वीडियो को देखने के बाद ना आप मेरे चैनल पे जाओ, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, मेरे चैनल को यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे जाके लिखना इजी केमिस्ट्री जेईई नीट, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो आप मेरे चैनल पे जाना, वहाँ पे आप ना होम सेक्शन में जाना, होम सेक्शन में आप नीचे स्क्रॉल करना, आपको दिखेगा प्लेलिस्ट जेईई मेंस 2023 चैप्टर वाइज पीवाईक्यू का। वहाँ पे जीओसी मैंने कवर कर रखा है अराउंड 3 पार्ट में, बहुत छोटे छोटे पार्ट है, 15-20 मिनट के, देख लेना। तो आपका जीओसी का 2023 का पीवाईक्यू भी कवर हो जाएगा। और अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। हम अपने चैनल के ऊपर 5K सब्सक्राइबर्स हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप जल्दी करा दोगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।